नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे चैनल में स्पीक इट आउट विद शिवाली। यहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कहानियाँ, अलग 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 विषयों पर, अलग अलग परिस्थितियों पर ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप भाव विभोर हो जाते होंगे, आपका मन भर आता होगा, कभी कभी शायद खुशी महसूस होती होगी, या कभी आप खुद भी अपने वक्त में पीछे चले जाते होंगे, जहां शायद इन कहानियों के कुछ अंश, कुछ हिस्से आपकी खुद की कहानी से मिलते जुलते होंगे। और ये ऐसी कहानियां जिनको सुनकर आप पूरे दिन की भागदौड़ भूल जाते होंगे और कुछ वक्त शांति का, या ये कहें कि सुकून का महसूस कर पाते होंगे। तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे आने में कुछ दिन लगे, बहुत बिज़ी था सब कुछ, और आज जाकर कुछ वक्त मिला तो सोचा वापस से अपनी कहानी पूरी करूं। काश के फूल। हम इस कहानी में वहां तक पहुंचे थे जहां नरेश नंदा के घर पहुंच गया था और घर पहुंचकर बस यादों में खो गया था। फिर से शुरू करते आइए अपनी कहानी। तो नरेश ने कहा कि तुम तो जानती हो कि मैं इस तरह से विचारों में खो जाता हूं और विचारों में विचरना मुझे कितना पसंद है। हाँ, ये तो सही बात है, नंदा बोली और कॉफी का मग आगे बढ़ाते हुए नंदा ने नरेश के हाथ में पकड़ा दिया। नरेश ने कॉफी लेते हुए उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर आए भाव वो साफ बता रहे थे, यानी नंदा के चेहरे पर जो भाव थे वो साफ बता रहे थे कि नरेश का झूठ नंदा ने पकड़ लिया था। यानी उस कमरे में आकर जो भी जिन विचारों में नरेश खो गया था वो सब नंदा महसूस कर पा रही थी। पर नंदा शांत थी, कुछ ऐसे जैसे कोई तूफान आने का संकेत हो। उसकी रूखी आंखें, नंदा की रूखी आंखें खिड़की के बाहर जैसे किसी शून्य को निहार रही थी। कमरे में केवल नरेश और नंदा मौजूद थे, पर इतने दिनों के मिलने के बाद भी कमरे में एक सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों को बातें करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। और जीवन की गाड़ी कैसी चल रही है? नरेश ने उस भारी वातावरण को थोड़ा सहज, थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश की। ठीक ठाक, हल्की हंसी के चेहरे के साथ नंदा ने जवाब दिया। हालांकि उसके चेहरे के भाव और हंसी आपस में मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन इससे अधिक कुरेदने की हिम्मत ना नरेश में थी और ना ही उसका मन था। और फिर से वही खामोशी उस कमरे में फैल गई। दोनों ही अपनी अपनी कॉफी खत्म करने की जैसे एक होड़ में लग गए थे और दोनों ने बहुत जल्दी वो कॉफी के जो कप थे वो खाली कर दिए। तुम बताओ नरेश, तुम्हारा क्या चल रहा है? अपने कॉफी के मग को टेबल पर रखते हुए नंदा ने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसा ही है सब कुछ जैसा तुम्हारे जाने से पहले था, नरेश ने कहा। कुछ नहीं बदला, वही परजीवी जीवन। परजीवी आप समझ रहे होंगे, परजीवी यानी जो दूसरों पर पलता है, दूसरों के सहारे के ऊपर वो पलता है, अपने ऊपर खुद से अपना गुजारा भत्ता नहीं कर पाता है। वही परजीवी जीवन, वही किताबें और उनके पन्नों पर बनते बिगड़ते सपने, जिनके पूरे होने के निशान या चिन्ह मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आते नंदा। नरेश के इन शब्दों में उसका दर्द झलक रहा था। पर क्यों?
नंदा ने पूछा। तुम्हें तो उनसे बहुत प्यार था, इतना कि तुम कुछ और देख ही नहीं सके नरेश। फिर इससे मोह भंग क्यों हो गया? ऐसा लगा जैसे नंदा ने वो बात कह दी जो 5 साल पहले नहीं कह पाई थी, जब नरेश उसे अपने करियर बनाने के लिए छोड़कर चला गया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे या बिना कुछ सोचे। तुम सही कह रही हो नंदा, उससे अब मुझे उतना ही प्यार है, लेकिन इस खुशी को बांटने के लिए तो कोई होना चाहिए। तो क्या अभी तक कोई नहीं? नहीं, नरेश ने जवाब दिया। पर क्यों? नंदा ने पूछा। पता नहीं, शायद मेरे जैसा कोई नहीं है, या अब तक मैं उससे नहीं मिल पाया जो मुझे समझ सके। कुछ भी कह सकती हो। ऐसे नंदा बोली। और ऐसा भी हो सकता है नरेश कि तुम उससे मिले हो और तुम उसे पहचान ना पाए हो। हाँ नंदा, हो सकता है, थी शायद एक, पर। और इतना कहते कहते नरेश चुप हो गया और उसने एक लंबी आह भरी। अनजाना सा दर्द दोनों के ही चेहरे पर झलक आया था, कुछ ऐसा जैसे जिसका मलाल उन दोनों को आज भी था। दोनों ही इस दर्द को पहचान रहे थे। वो कहते हैं ना कि खग जाने खग ही की भाषा। यूं कहें कि जो जिन लोगों का मन आपस में मिलता है वो एक दूसरे के मन को समझ पाते हैं। कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक 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 ही यह बता रही थी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और बिना किसी इंतजार के एक तय वेग से, तय वेग अर्थात स्पीड से वो बढ़ता चला जाता है। मुसाफिर को खुद ही अपने आप को इसके अनुकूल बनाकर चलना पड़ता है। लेकिन यहां तो दो नौकाएं थी जो धारा में विपरीत सफर कर रही थी, यानी दोनों, नरेश और नंदा, दोनों के रास्ते बदल चुके थे और दोनों उस धारा में बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रहे थे, एक दूसरे से उल्टी दिशा में। और जो एक दूसरे के पास से गुजरते हुए सिर्फ बेबस एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो चाहकर भी इस जीवन रूपी नदी के साथ अपनी नौकाओं को एक साथ नहीं बहा सकते थे। अब एक दोस्त के तौर पर तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी नरेश। कैसी सलाह नंदा? अगर जीवन में खुशियां चाहते हो तो खुद जैसी साथी की तलाश बंद कर दो। पर क्यों? क्यों नंदा? खुद जैसा ही हमसफर चाहना कोई पाप तो नहीं? मैंने कब कहा कि ये गलत है नरेश? मैं सिर्फ तुम्हें अब आगे की जिंदगी में खुश देखना चाहती हूं। ये मेरी सलाह भर है। पर क्यों? इसका कुछ तो कारण होगा ना नंदा? नंदा बोली, संबंधों का मतलब समझौता होता है नरेश। इसी आधार पर इनका जीवन तय होता है। तुमने इतनी साइंस तो पढ़ी ही है कि समान आवेश, यानी जो एक जैसी चीजें होती हैं, वो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट जाती है। जैसे हम जानते हैं कि एक तरह की चुंबक एक दूसरे का विरोध करती है, एक दूसरे को अपोज करती है। वही यहाँ पे कहा कि एक तरह की चीजें समान आवेश होने के कारण वो एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित होती हैं। चुंबक को किसी से चिपके रहने के लिए विपरीत ध्रुवों की आवश्यकता होती है, यानी आपको जब चुंबक को भी चिपकाना है तो उसके जो ध्रुव होने चाहिए
उसके जो फेसेस होने चाहिए वो ऑपोजिट होने चाहिए, वो विपरीत होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं, पर इस बात का इससे क्या संबंध? नरेश हैरान था। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह अपने सोच पर समझौता ना कर सकने वाले साथ रहने पर सिर्फ एक दूसरे से लड़ेंगे ही नरेश। तो तुम कहती हो कि मुझे, नरेश बोला, हाँ, तुम्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सिर्फ तुम्हारी तरह ना सोचे, बल्कि उसके साथ उसके सपनों को भी जी सके। नंदा एकदम अभिभावक की तरह से, जैसे एक अधिकार के तौर पर नरेश को समझा रही थी। और यदि ऐसा ना हुआ, वो मुझे ना समझ सकी तो? नरेश ने पूछा। ये भी तो हो सकता है कि तुम खुद ही उसके प्यार को ना समझ सको नरेश, नंदा ने जवाब दिया। नरेश, तुमने अपने चारों ओर जो एक लोहे की दीवार सी बना रखी है, इसने तुम्हारी भावनाओं को कैद कर रखा है। अभी तक ऐसा कोई भी यंत्र या मशीन नहीं बनी है जो किसी इंसान के मन में झांक सके। इसलिए तुम्हें अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना होगा। तुम्हें खुद ही अपने आप को व्यक्त करना सीखना होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है नरेश। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने जो तुमने अपने चारों ओर वो कवच बना रखा है, वो एक ढाल बना रखी है, उसमें कुछ रास्ते बनाने होंगे जिससे कुछ ताजा हवा के झोंके अंदर आ सकें, या कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को पहचान सकें और तुम अपने मन की भावनाओं को दूसरों को बता सको। नंदा बोली और फिर बोली, अरे उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, केयरिंग एंड शेयरिंग, नंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर मौसम तूफान के आने का संकेत कर रहा था और इधर एक तूफान नरेश के अंदर उठ रहा था। ज्ञान दर्प, जिस महल को, यानी अपने ज्ञान को, जो उसने इतनी किताबें पढ़ी थी, जिसको वो इतना मजबूत समझता था, आज ऐसा लगा जैसे एक साधारण सी नंदा ने अपने दिए हुए तर्क, अपने दिए हुए कारणों से उसे टूटने पर मजबूर कर दिया था। और अंदर का तूफान बाहर के तूफान से भी ज्यादा जोरों शोरों से उठ रहा था। पता नहीं कहाँ रह गई ये। इतने में नंदा बोली, मौसम खराब होता जा रहा है। नंदा बेचैनी से खिड़की के पास पहुंची और अब तो बारिश भी शुरू होने वाली है। अपनी बेटी के बारे में नंदा बात कर रही थी। भीग कर बीमार हो जाएगी। मैंने रोका था जिज्ञासा को कि इसे साथ ना लेकर जाए, पर सुनती ही नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नंदा ने दौड़कर दरवाजा खोला। एक 20-21 साल की युवती एक छोटी बच्ची को लिए अंदर आई। नंदा को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गई। ये नंदा की 3 साल की बेटी थी, अंकु, और जो युवती थी वो उसकी ननद थी जो उसके साथ रहती थी। नरेश को बैठे देखकर वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। फिर से कहीं खो गए नरेश? तुम बिल्कुल नहीं बदले। इतनी देर तक जो यहां घटा, तुम्हें कुछ पता है या नहीं? क्या घटा? नरेश ने ऐसा लगा जैसे किसी नींद से जागते हुए नंदा से पूछा। ओह छोड़ो, अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रुके हो? बस थोड़ी दूर पर एक होटल है जिसमें एक डॉर्मेंट्री में रुका हूं। वहां क्यों रुके? यहीं रुक जाते। नहीं नहीं नंदा, बस ठीक है। अच्छा चलो आज खाना खाकर जाना, नंदा ने अधिकार जताया। लेकिन नरेश के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि नंदा फिर बोल पड़ी। बाहर इतनी जोर से बरसात हो रही है, तुम कैसे अपने होटल जा पाओगे? नरेश रुकने दो,
मैं उनसे बोल दूंगी, रुक जाओ, मैं उनसे बोल दूंगी, वही तुम्हें होटल छोड़ आएंगे, बारिश रुकने दो। नंदा बोली। नरेश ने पूछा, तुम्हारे पति का नाम रतन है ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मर्चेंट नेवी में है ना? उसमें तो छुट्टी कम ही मिलती है। क्या वो इस समय छुट्टी पर आए हुए हैं? हाँ, उन्होंने छुट्टी ली है, कुछ तैयारी करनी थी। तैयारी? कैसी तैयारी? सब ठीक तो है ना नंदा? कुछ वैसा नहीं है, हम जा रहे हैं ना यहां से। जा रहे हो? अब ये बात सुनकर नरेश बेचैन हो उठा। डरबन? डरबन क्या घूमने जा रहे हो? नहीं, दरअसल रतन ने डरबन में ही सेटल होने का निर्णय लिया है, तो इसलिए अब हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम घर ही वहां पर बसाएंगे। एकदम से ये सुनकर नरेश चौंक पड़ा। पर यहां क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं, पर रतन बता रहे थे कि वो अपने सपनों को वही पंख दे सकते हैं। और तुम्हारे सपने नंदा? नरेश ने एकदम से पूछा। नंदा ने प्रश्नवाचक नजरों से नरेश की ओर देखा, यानी नंदा ने इस तरह से कुछ नरेश की ओर देखा। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना, तो उनका क्या? नरेश ने पूछा। नंदा बोली, मैंने तुमसे कहा था नरेश, संबंधों का नाम ही समझौता है। दुनिया में किसी की भी परवाह ना करने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। नरेश इसके आगे कुछ ना कह सका। उसने बेबस नजरों से नंदा की ओर देखा। दोनों के ऐसा लगा, दोनों की नजरों में जैसे आंसू भर आए हों। दिलों में उठते दर्द ने नरेश को भी समझा दिया था कि उसके रिश्ते की परिभाषा क्या थी। दोनों ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल साबित हो रहे थे। जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी नरेश, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। और संयोग देखो कि तुम्हारा इस शहर में काम के सिलसिले में आना हो ही गया। आखिर काश के फूलों ने अपना काम कर दिया। हमारे तुम्हारे रिश्तों की के आखिर वही एक गवाह थे और शुभचिंतक थे। काश के फूल। हाँ नरेश, जिनसे तुम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। नंदा बोली। पर तुम्हें कैसे पता चला? नरेश ने पूछा। यहां भी वो काश के फूल मौजूद हैं जिन्हें तुम मेरी अनुपस्थिति में देख रहे थे। नरेश हैरान था और उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि नंदा ने नरेश को उसकी पुस्तक में रखे काश के फूलों को देखते हुए देख लिया था। मैंने तो बस ऐसे ही, नरेश बोला। कोई बात नहीं नरेश, तुम नहीं कहोगे क्योंकि तुम्हारे अभिमान को चोट पहुंचती है। मुझे जो जानना था मैं जान चुकी हूं। मेरा अंतर्मन कितना शांत है मैं नहीं कह सकती। अब ये काश के फूल ही हमें एक दूसरे की यादों में रखेंगे। नंदा ने उठते हुए कहा। हाँ नरेश, खाना खाकर जाना। इतना कहकर उठी और रात के खाने की तैयारी के लिए किचन में चली गई। बाहर तूफान के साथ बरसात भी बहुत तेज हो चुकी थी। नरेश के लिए वहां बैठना और अंदर के अपने उठे हुए तूफान को रोकना दोनों ही बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो तूफान की परवाह किए बिना वहां से चला गया। बाहर और अंदर, यानी बाहर और नरेश के दिल में जमकर बरसात होती रही, लेकिन नरेश के आंसुओं को उस तूफानी रात में छुपकर निकलने का मौका मिल गया था। वहां से वो होटल ना जाकर सीधा रेलवे स्टेशन की ओर चला गया, और ऐसा लग रहा था उसे जैसे उस शहर में एक क्षण रहना भी उसे भारी लग रहा था। रात की बरसात अब रुक चुकी थी। नरेश वापस शहर आने वाली ट्रेन में खिड़की के पास बैठा था और बाहर की ओर देखे जा रहा था। ट्रेन छूटने का टाइम हो रहा था
और हॉर्न देते हुए धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। और उस तरफ नंदा का जहाज भी डरबन की ओर उड़ चला था। उसके साथ ही कोई सब कुछ पीछे छोड़कर नए परिवेश में खुद को फिर से प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा था। यानी नरेश सब कुछ छोड़कर अपने आप को बदलने की एक कोशिश में लग गया था। दोनों ही शहर से दो दिशाओं में विदा हो चुके थे। बस इनके साथ कोई जा रहा था, तो वो थे काश के फूल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता, पर हर कहानी का अंत दुखद भी नहीं होता। हमें हर रिश्ता, हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति हमें कोई ना कोई सीख देकर जाता है। हर किसी के साथ हमारा जीवन भर का रिश्ता नहीं होता। ये सब नियति तय करती है कि किसी के साथ हमें कितना वक्त बिताना है। तो ये थी आज की कहानी। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लूंगी और फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।